आप देख रहे हैं द न्यूज़ एडिटर। आपके साथ हैं डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा था वो बहुत कारणों की वजह से सुर्खियों में रहा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मोदी जी ने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे, बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को देने पड़े, बहुत कुछ कच्ची डील्स मोदी जी लेकर वापस आए और जो गोदी मीडिया था वो उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लौट कर आए उसके बाद ट्रंप ने जिस तरीके से मोदी जी को धोना शुरू किया और खासकर वो चीजें चरम सीमा पर पहुंच गई जब उन्होंने ये कहा कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ये बात समझ में नहीं आई कि जो डियर फ्रेंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, डोनाल्ड ट्रंप, वो आखिर प्रधानमंत्री के पेच कसने में क्यों लगे हुए हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो रवैया रहा है वो स्पष्ट रूप से आत्मसमर्पण कर रहा है और इसकी अगर मैं तफसील में जाऊं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भागे भागे वॉशिंगटन गए। ट्रंप के ऑफिस में आए हुए 30 दिन पे नहीं हुए थे और मोदी जी भागे भागे वॉशिंगटन गए। अब इस तरह भाग के जाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा और देख लेते कि क्या चल रहा है, किस तरह का मौसम है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, उसके बाद जाते। लेकिन वो बिल्कुल भागे भागे गए, ऐसा लगा कि किसी के साथ रेस में है, दौड़ कर जा रहे हैं। उनके पहले शायद 2-3 ही लोग जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं दूसरे मुल्कों के, वो गए थे। कि इजराइल के नेतन्याहू गए थे, जॉर्डन के किंग गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर गए थे और शायद मोदी जी चौथे हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जो वहाँ पर गए व्हाइट हाउस। ये अभी तक मेरे लिए राज बना हुआ है कि मोदी जी भागे भागे वॉशिंगटन क्यों गए, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि जाने के पहले जो बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें बहुत सारे टैरिफ कंसेशंस वित्त मंत्री जी ने अमेरिका को दिया और उनके जो बहुत चर्चित मुद्दे थे, जैसे कि वो मोटरसाइकिल है हार्ली डेविडसन, क्या नाम है उसका, ट्रम्प बराबर कहते थे कि इसको बहुत ज़्यादा इस पर टैरिफ है, उस टैरिफ को रिड्यूस कर दिया। अब अभी हाल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस पर हम लोगों ने भयंकर रिडक्शन किया है, कुछ पता नहीं 100 कितना था परसेंट, उससे 15% पिला दिया। इससे किसको फायदा होगा? जाहिर है कि टेस्ला को और एलोन मस्क को इसका फायदा होगा। तो बहुत सारी चीजें मोदी जी ने जाने के पहले वहां जाकर की और ट्रंप ने इनको कोई कंसेशन नहीं दिया। अभी आपने हाल में देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति गए थे वहां पर और ट्रंप ने उनसे बातचीत जो चल रही थी व्हाइट हाउस में, उसमें कुछ गलत बयानी की और तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके हाथ को पकड़कर उनको रोका और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। और ट्रंप शर्मा गए कि उन्होंने गलत बयानी की थी। लेकिन मोदी जी के साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ट्रंप जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि हमारा $100 बिलियन का घाटा होता है एनुअल ट्रेड बैलेंस में, जबकि ये 50 बिलियन है, $40 बिलियन है। तो मोदी जी को तुरंत कहना चाहिए तक नहीं, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ये इतना नहीं है, ये इतना है। ऐसा किया क्या मोदी जी ने? नहीं किया। तो एक तरह से आप देखें तो पूरे विजिट में ट्रंप हावी रहे मोदी जी के ऊपर और मोदी जी उनके सामने झुकते हुए, सरेंडर करते हुए नजर आए। ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा? आफ्टर ऑल हमारे देश में ट्रेडिशंस हैं। हमारे देश में पंडित नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, जो अमेरिका गए तो उनका किस तरह का स्वागत हुआ हम सब लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी थी जो 7th फ्लीट का की जब धमकी दी गई बांग्लादेश के निर्माण के समय, तो उन्होंने बिल्कुल उसके सामने झुकने का काम नहीं किया। तो हमारे समय में, इवन जब मैं सरकार में था और अटल जी के साथ काम करता था, तो आपको याद होगा कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका कितना नाराज हुआ, दुखी हुआ। उसका जब कारगिल का युद्ध हुआ
तो आपको याद होगा कि उस समय क्लिंटन थे वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को बुलाया था वॉशिंगटन में, लेकिन वाजपेयी जी नहीं गए। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये कह दिया कि जब तक हम एग्रेसर्स को, जो आक्रमणकारी हैं, उनको देश की मिट्टी से, देश के सॉइल से बाहर नहीं करते हैं, भूमि से, तब तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हमारे देश की एक परंपरा रही है, और मैं इसी के साथ एक बात और जोड़ दूं कि उस परंपरा का दूसरे देशों के साथ जब हमारे संबंध रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध हमने बनाए हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। तो हमने बराबर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, माने खुद फैसला करने की क्षमता, ये हमने बराबर बना के रखी है, और ये हमने कभी किसी भी हालत में, चाहे कितने भी दुर्दिन से हम गुजर रहे हो, कितनी भी और दूसरी हमारी कमजोरियां रही हो, हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों के सामने, शक्तिशाली देशों के सामने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, हम लोगों ने कभी सरेंडर करने का काम नहीं किया। तो मोदी जी ने क्यों किया? और उसके बाद आपने जो $21 मिलियन की बात की, जिसमें ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा है कि आई गिव इट टू माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? प्रधानमंत्री तो हर चीज पर बहुत परीक्षा से, चर्चा के ऊपर से लेकर, और पता नहीं किस किस विषय के एक्सपर्ट बन के घूम रहे हैं आजकल देश में। लेकिन जब ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा कि आई गिव दिस मनी टू माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है अभी तक? और उनको कहना चाहिए कि पैसा नहीं दिया, या दिया तो कैसे दिया, कहां से आया, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हुआ। क्या वो पैसा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो सब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में गया? क्या हुआ उस पैसे का? ये तो 1 मिनट का काम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप कहिए कि पैसा आप ट्रेस करो कैसे आया। टैरिफ लगाने की बात कही है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे चाइना हो, सबने अपना बहुत काफी उद्विग्नता, गुस्सा दिखाया है। अगर आप देखें कनाडा में तो जस्टिन ट्रूडो की पूरी जो राजनीति है वो रिवाइव हो गई, क्योंकि उसने इस तरीके से बात करी, ट्रंप को की आलोचना करी, काफी गुस्से में बात करी। उसी तरीके से मेक्सिको में जो क्लॉडिया स्टाइनबाउम है, उसकी भी राजनीति काफी हद तक रिवाइव हुई, क्योंकि उन्होंने एक देश के हित में बात करी। उन्होंने ऐसी बात करी जिससे कि लग रहा है कि वो देश की के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर है ना, पता नहीं कि पहली बात तो मुझे इस बात का सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री को अमेरिका क्यों जाना चाहिए था। उनको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे ये संभावनाएं हैं, उनको कोई सलाह गलत दी गई, या उन्होंने खुद ही कहा कि मैं वहाँ जाके सब चीज़ ठीक कर दूंगा, कुछ पता नहीं। परंतु वहाँ से लौटने के बाद स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्योंकि बार बार जितनी भी चीज़ें जो आश्वासन दिए थे हिंदुस्तान में, वो कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी नहीं हुई। और ये जो खुलासा है, उससे तो काफ़ी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। हिंदुस्तान की जो पूरी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो पूरी इतने समय से आंदोलन चल रहा है वो WTO में अपने को प्रोटेक्ट करने का, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का, वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये जो बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जितने हाई टैरिफ से उनको कर देख लेंगे, अगर आप है ना वो सूची देखें जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया और US के बीच में जो टैरिफ रेट्स क्या क्या हैं, उन चीज़ में टैरिफ रेट्स हैं जिसमें कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर गुड्स। उसमें करीब 100 और 130 के आसपास टैरिफ रेट है। जो चीज़ कम टैरिफ रेट है उस पर उनको कोई चिंता नहीं है, जैसे फार्मास्यूटिकल गुड्स में 5% to 10% है, उसको नीचे लाने की बात हो रही है। और भी कुछ क्षेत्र हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं है। परंतु असली जो खतरा है वो हमारा पल्सेस, सीरियल्स, एग्रीकल्चर गुड्स, इन सब चीज़ों में है। और वो सब अगर इन्होंने अमेरिका के दबाव में कम कर दी तो हमारा जो पूरा कृषि क्षेत्र है वो उजड़ जाएगा। उसकी स्थिति नहीं है कि वो संभाल सके उनके ऊपर जो दबाव होगा। काफ़ी समय से भारत है ना स्टैंड अप कर रहा है, उनसे लड़ने की लड़ रहा है पूरी पश्चिमी ताकतों से। अगर आप याद करें, जब है ना हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ये हुआ करते थे, कमलनाथ हुआ करते थे, तो काफ़ी हद तक है ना उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी कि घबराते थे पश्चिमी देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स की ये आ गया, ये अग्रीमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि उनकी ब्रीफ थी कि अग्रीमेंट ना हो पाए, क्योंकि अग्रीमेंट हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। तो हिंदुस्तान का जो हित है
उसकी रक्षा करने में कितने कामयाब हुए, क्या नहीं कामयाब हुए, मोदी जी को देश को बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन होना चाहिए जिसमें उनको बताना चाहिए कि उनकी बातचीत क्या हुई। अगर जब तक ये बात नहीं होगी तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट गिरवी रखा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2003 में बीजेपी के ही मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर अरुण जेटली, इसी तरह का जब दबाव आया था अमेरिका का, तो उन्होंने कैनकून वाले जगह पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ स्टैंड लिया था कि भारत अपने टैरिफ को कम नहीं करेगा, अपने जो सब्सिडी हम अपने किसानों को दे रहे हैं कम नहीं करेंगे। तो इस तरह के व्यापारिक दबाव को झेलना केवल कोई कांग्रेस भाजपा सरकार के ही अरुण जेटली इससे ज्यादा झेले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि ये पहली बार ऐसे कैसे हो रहा है कि मोदी जी और ट्रंप के मिलने के बाद ट्रंप के सारे डिमांड्स को मोदी जी मान रहे हैं, और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि आप इसीलिए मान रहे हो क्योंकि मैंने आपको एक्सपोज करने का धमकी दिया है। इसका मतलब ट्रंप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ कुछ न कुछ ब्लैकमेल का मटेरियल है, मैंने वो ब्लैकमेल का मटेरियल आपको दिखाया है, आपने उसको सही माना है, इसीलिए अब आप मुझसे ब्लैकमेल हो रहे हो। अब ये सवाल उठता है कि ये जो ब्लैकमेल का लीवरेज अमेरिका के पास है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत जीवन के विषय का ब्लैकमेल है या भारत की सरकार की किसी नीति का ब्लैकमेल है, ये तो अब भारत की सरकार को ही बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जब से ट्रंप सरकार सत्ता में आई है तब से भारत सरकार के 3 प्रमुख लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं। एक जयशंकर जी मिले हैं, दूसरे पीयूष गोयल जी मिले हैं, तीसरे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। अगर ये ब्लैकमेल हुआ है तो इन तीनों के साथ ही हुआ है, इन तीनों के सामने ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को और जनता को ये सवाल करना चाहिए कि ट्रंप सरकार आने के बाद भारत के 3 प्रमुख मंत्री ट्रंप सरकार से व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री, एक भारत के कॉमर्स मंत्री और एक भारत के विदेश मंत्री। और ट्रंप सरकार अब ये कह रही है कि आप मेरी बात इसीलिए मान रहे हो क्योंकि मैंने आपको एक्सपोज करने का धमकी दिया है। तो वो क्या चीज थी जिससे कि जो लिवरेज ट्रंप सरकार इन तीनों मंत्रियों के ऊपर उपयोग कर रही है, ये तीनों मंत्रियों को लोकसभा में आके बता देना चाहिए। इन 3 में से एक के साथ ही ये हुआ है। ये 3 मंत्रियों के विजिट में किसी एक के साथ ही ट्रंप ने अपना ब्लैकमेल का पत्ता खोला है, और वो ब्लैकमेल का पत्ता इतना जबरदस्त था कि सारे देशों के सामने ट्रंप की दादागिरी यूक्रेन पर नहीं चल रही है, ट्रंप की दादागिरी कनाडा पर नहीं चल रही है, ट्रंप की दादागिरी ग्रीनलैंड पर भी नहीं चल रही है। ट्रंप तो दादागिरी करेंगे लेकिन बाकी देश के सामने उनकी दादागिरी नहीं चल रही है, भारत के सामने चल रही है। भारत ने विस्की से लेकर टेस्ला तक के टैरिफ घटा दिए। भारत ने ये मान लिया कि हम मिसाइल से लेकर मवेशी का चारा तक आपसे खरीदेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहते हैं कि आपको हमारे फार्म प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स 15 रुपए किलो का अमेरिका में मक्का बनता है, भारत में 22 रुपए का बनता है। इसका मतलब भारत के किसानों से सस्ता मक्का तो अमेरिका बेच देगा, तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे? ये सबके बावजूद भारत सरकार अगर अमेरिका की सारी बातें मान रही है और अमेरिका कह रहा है कि मैंने आपको एक्सपोज करने का धमकी दिया है, इसका मतलब कौन सी चीज वो थी जिससे कि अमेरिका भारत के इन 3 लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है? ये 3 ही लोग थे, बाकी न तो मैं मिला हूं ट्रंप साहब से, न तो आप मिले हैं, न तो पब्लिक इंडिया के कोई दूसरे मिले हैं। ट्रंप साहब के नई सरकार आने के बाद भारत के 3 ही मंत्री उनसे मिले हैं। इन 3 मंत्रियों के सामने ही उन्होंने किसी न किसी तरह का एक्सपोज का डर दिखाया है। इन 3 मंत्रियों को ही पता है कि वो कौन सा लीवरेज है, वो कौन सा पत्ता है, वो कौन सा फोटोग्राफ है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सी फाइल है जो कि ट्रंप ने दिखाई है और भारत को उसके सामने सरेंडर कर। अब हालत यह है कि ट्रंप के मंत्रियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत को वो ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं। कल आपने अगर वाणिज्य मंत्री का अगर वो देखा हो, मैंने भेजा है आपको, उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि हिंदुस्तान ने रशिया से बहुत जो अपना डिफेंस हार्डवेयर बहुत खरीद लिया है और अब उनको वो सब बंद करने की जरूरत है। यानी कि अभी तक वो हमें विदेश नीति समझा रहे थे, आर्थिक नीति समझा रहे थे, टैरिफ नीति समझा रहे थे, अब वो हमें हमारी सामरिक नीति भी समझाने लगे। और उसके बाद अगर आप देखिए पूरे का पूरा जो देश है हमारा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, मोदी अभी तक केवल चीन का नाम लेने से परहेज करते थे। ट्रंप के लिए तो हवन करते थे IT सेल के लोग और तमाम तरह के लोग। आज वो सारे सन्न अवस्था में है। क्यों है वो?
तो या तो एक बात हो सकती है, जैसे मोदी जी की आपको एक बड़ा फेमस सेंटेंस याद होगा, जब चाइना ने हमारे यहाँ इन्वेड किया था तो उन्होंने क्या कहा था, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। तो इसको अगर मोदी जी की भाषा में ही देखें तो ये भी हो सकता है मोदी कल को ये कह दे कि ट्रंप ने कोई बेइज्जती की है क्या, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी और ना समझी है, ना कोई ऐसी चीज महसूस की है। हो सकता है उन्होंने अंग्रेजी में कुछ कह दिया हो। तो इस तरह की जो फीलिंग है, बेइज्जती की जो फीलिंग है, वो तो एक फीलिंग ही है ना, उसको एहसास ही है। ना तो मोदी ने उसको फील किया अब तक, ना बीजेपी ने फील किया, ना हमारे विदेश मंत्री ने फील किया। जयशंकर अभी तक भी हर चीज उनकी टो करते फिर रहे। ऐसे ही बीजेपी की आईटी सेल बड़ी कूद कूद के ट्वीट करती थी, वो भी सारे चुप है। एक दोस्त के कारनामों को दबाने के लिए ये फीलिंग, इससे ज्यादा बड़ी बात मुझे लगती है। अभी तक लोग उस एक दोस्त को बचाने की बात करते हैं। आपको पता है कि जिस तरह के संबंध नेतन्याहू और ट्रंप के हैं, तो वो हमराज भी है एक दूसरे के। आज जो भी नेतन्याहू कर पा रहे इजराइल में, मिडिल ईस्ट में, वो सारी की सारी बदतमीजियां पहले बाइडेन से समर्थित थी, आज वो ट्रंप से समर्थित है। केवल एक ही मसला ऐसा है ट्रंप के आने के बाद जिसपे अमेरिका की नीति नहीं बदली है, और वो है इजराइल का। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गंभीरता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेगासस के मामले में कुछ चीजें बता दी हैं उन्होंने, ये भी हो सकता है नेतान्याहू ने बता दिया हो बैठ के सारा। और दूसरी चीज आपने एक और देखी थी, मोदी की मौजूदगी में ट्रंप ने क्या कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव का हम समर्थन करते हैं। मोदी की मौजूदगी में कहा था, ऐसा कोई सवाल भी नहीं था, जान पूछ के उन्होंने उस लाइन को कहा था। और ट्रंप को बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो अनाड़ी है, लेकिन वो बहुत शातिर है एक्चुअली। वो तमाम तरह के खेल करके मोदी को दबाव में लाना चाहते थे। और अब तक जो भारत सरकार का जिस तरीके की चुप्पी है, रहस्य में चुप्पी, उससे एक बात तो बड़ी साफ है कि केवल एक जो डॉगी सेट है उसके लिए भारत इतना नहीं झुक सकता। देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। तो वो इजराइल के साथ जो कुछ पिछले दिनों जो गड़बड़ झाले हुए अंदर ही खाने, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं बताया कि हमने पेगासस लिया था या नहीं लिया था, और ईवीएम को लेकर के जो रह पर सवाल उठते हैं, मशीन की मतदान को लेकर के, हो सकता है वो चीज भी नेतन्याहू ने उनको ब्रीफ किया हो, जो भी खेल हुआ है उसके अंदर इजराइल से। ये लगातार एक कॉमन चर्चा की बात है, कॉमन परसेप्शन में हिंदुस्तान की। वरना एक डॉगी सेट को बचाने के लिए ट्रंप का उसमें कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप उस रूप में नहीं है, क्योंकि उसका मामला 2 कोर्ट हो चुका है, न्यूयॉर्क की सिटी कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, एक्टिव कंसिडरेशन में। तो वैसी सूरत में बहुत कुछ ऐसा है जो लगता है अपेरेंटली कि वरना भारत सरकार इस तरीके से चुप्पी नहीं साधती। हुआ ये था कि ट्रंप के आने से पहले भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड व्यापार होता था वो भारत के पक्ष में था। 45 बिलियन डॉलर भारत के पक्ष में था। मतलब ट्रेड डेफिसिट नहीं था, ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस इसीलिए था क्योंकि भारत अपने फायदे की चीज अमेरिका में बेचता था और अपने ही फायदे की चीज अमेरिका से खरीदता था। क्योंकि दो देशों के बीच में समझौता जब होता है, कुछ फायदे की चीजें होती है, कुछ नुकसान की चीजें होती है। अमेरिका के साथ भारत केवल अपने फायदे की चीज बेचता था और अमेरिका से भी केवल अपने फायदे की ही चीज खरीदता था। जैसे अमेरिका को भारत फार्मास्यूटिकल बेचता था, अमेरिका से भारत C-17 हवाई जहाज, गैलेक्सी हवाई जहाज लेता था, वो मिसाइल खरीदता था, डिफेंस खरीदता था। लेकिन दूसरी तरफ भारत बहुत सारे कृषि उत्पादन भी करता था, लेकिन अमेरिका से कृषि उत्पादन नहीं लेता था क्योंकि अमेरिका में काफी सारे कृषि उत्पाद भारत से सस्ते बनते हैं। तो हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले भारत अपने फायदे की चीज अमेरिका में बेचता था और अपने ही फायदे की चीज अमेरिका से खरीदता था। अब डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का नहीं होने देंगे। भारत को इससे दिक्कत क्या थी? अमेरिका हमारा चीज नहीं खरीदेगा तो ऑस्ट्रेलिया खरीद लेगा, अमेरिका हमारी चीज नहीं खरीदेगा तो ब्राजील खरीद लेगा। अगर हमें भारत की दवा अमेरिका नहीं खरीदेगा तो फ्रांस खरीद सकता है। भारत जो दवा बना रहा है, हमें पता है जिस समय कोविशील्ड बनी थी भारत में, वो तो पूरी दुनिया में जरूरत थी। ऐसा थोड़े है कि अमेरिका तो कोविशील्ड भी नहीं लगाता था, वो तो मॉडर्ना लगाता था। हमारा ग्राहक कम थोड़े हुआ, हम तो दूसरे जगह बेच लेते थे। हुआ ये कि ये हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ट्रंप साहब आए, हमें पता है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर करीब 1 हफ्ते तक ट्रंप साहब के पास जाके बैठे रहे। उन्होंने उनसे क्या बातचीत की किसी को नहीं पता। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद जो इंडिया अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट निकला 33 पैराग्राफ का, उसमें अमेरिका ने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखवा ली भारत से। एक तो ये कि भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। अमेरिका विल बिकम द नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया।
अब हमें पता है कि भारत में जो तेल आना है वो तो मध्य पूर्व एशिया बगल में है, भारत के बंगाल की अरब सागर से, गुजरात से निकलिए, पहला पोर्ट आ जाता है, ईरान का पोर्ट आ जाता है बंदर अब्बास से भारत तेल ला सकता है जो कि सस्ता पड़ेगा। भारत ईरान से तेल लेता भी है, मिडिल ईस्ट से तेल लेता भी है। अब अमेरिका कह रहा है कि आपको अमेरिका से तेल लेना है। अब सोचिए वो तेल का जहाज अमेरिका से चल के भारत आएगा तो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? तो भारत ने मान लिया ट्रंप और मोदी के मीटिंग में, समिट में। दूसरा, अमेरिका ने उस समिट में मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक लिखवा लिया। ये भी कहा कि हम स्ट्राइकर मिसाइल्स देंगे और ये भी कह दिया कि हम भारत को अल्फाल्फा हे देंगे। अल्फाल्फा हे होता है मवेशी का चारा। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक देश के प्रधानमंत्री इस देश में गाय, बैल, बकरी और घोड़े को खाने के लिए चारा अमेरिका से आएगा क्या? क्या इस देश में चारा नहीं उत्पन्न होता है? पता नहीं, लेकिन उन्होंने वो लिखवा लिया, वो मान गए। अब तीसरा ये हुआ कि अमेरिका अपने फार्म प्रोडक्ट्स को भारत में अब बेचना चाहता है। और ये सबके पीछे अब देखिए, ये तो हुआ है ट्रंप साहब के आने के बाद परिवर्तन। अब ट्रंप साहब 3 में से कौन से समय में अमेरिका ने भारत का या मोदी जी का या जयशंकर जी का या पीयूष गोयल जी का कोई व्यक्तिगत गुप्त चीज को बाहर करने का ब्लैकमेल कर रहे हैं, या भारत के किसी गुप्त नीति, भारत की कोई एक गुप्त नीति थी जो कि भारत के लोगों को ही नहीं पता थी और वो अमेरिका को पता है, और अमेरिका आज ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। जैसे ही किसी एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के बारे में कहता है कि हम आपको एक्सपोज करने की धमकी आज जब हमने दी, तब से आप लाइन पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि लाइन पर आ रहे हैं। भारत ने टेस्ला पर टैक्स कम करने की बात कर दी है, भारत में विस्की पर टैक्स कम कर दिया है। तो ट्रंप साहब के आने के बाद भारत ने काफी सारे टैरिफ्स को जो ट्रंप साहब के डिमांड थे वो सब पूरा भी कर रहा है। और जो ट्रंप और मोदी जी का समिट हुआ उसमें मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक खरीदने की बात भी हो गई है। और मुझसे पहले जैसे संजय भाई ने कहा था, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अमेरिका में जब ये उगता है, मक्का बहुत उगता है, कॉर्न का रेट अमेरिका में 15 रुपए 1 किलोग्राम है। मतलब अमेरिकी सरकार अमेरिका के किसान से 15 रुपए में 1 किलो मक्का खरीदती है, और भारत सरकार अपने किसानों से एमएसपी में 22 रुपए में खरीदती है। मतलब भारत में आप अगर मक्का उगाइए तो 22 रुपए कीमत पड़ती है, और वही मक्का अमेरिका में 15 रुपए पड़ता है। और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी कल इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कह रहे हैं कि अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स भारत में बिकेंगे। इसका मतलब है मक्का अमेरिका से 15 रुपए किलो पर भारत में आके लैंड करेगा, जो कि भारत के किसान के प्रोडक्ट से सस्ता होगा। मार्केट में कौन बिकेगा? भारत का किसान 22 रुपए का मक्का उगा रहा है, अमेरिका का 15 रुपए का मक्का अगर मार्केट में आ गया तो मार्केट में किसका मक्का बिकेगा? उसके बाद भारत का किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि भारत के किसान को तो मक्का उगाने में 22 रुपए लग रहे हैं, अमेरिका के किसान 15 रुपए का जो उसका मक्का है वो भारत में लाके डंप कर देगा। भारत को अमेरिका ने, ये टैरिफ वार नहीं है, ये डंपिंग वार है। भारत को अमेरिका ने डंपिंग यार्ड बना के रखा हुआ है और वो स्पष्ट रूप से डंप कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैंने तुमको एक्सपोज करने की धमकी दी है इसीलिए तुम माने हो। अब मुझे ये सवाल है भारत की केंद्र सरकार से, जो कि कल है, मेरे ख्याल से विपक्ष को और लोगों को ये दबाव लाना पड़ेगा सरकार पर, ये पूछने के लिए कि अमेरिका भारत के कौन सी गुप्त चीज को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है। वो कोई जयशंकर जी के व्यक्तिगत जीवन को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है क्या? मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है क्या? पीयूष गोयल जी के व्यक्तिगत जीवन को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है क्या? या भारत सरकार की कोई ऐसी नीति को एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है जो कि भारत की जनता को नहीं पता है? मेरे ख्याल से ये वार टैरिफ वार बिल्कुल नहीं है, ये एक डंपिंग वार शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और भारत ने इस वार में सरेंडर कर दिया है। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया। तो अब तो विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है, और खुद आगे बढ़ के विपक्ष ये कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुद्दे पर आप आगे बढ़िए। उसके बावजूद भी अगर भारत की तरफ से विरोध नहीं आता है तो मुझे लगता है कि शायद ये स्थिति जो है वो चिंता से भी कहीं आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये चीजें फिर दुनिया भर में भारत के लोग जहां भी हैं उनके लिए बहुत खराब स्थिति पैदा करेगा। देखते हैं कब विरोध आता है, क्या होता है, कब स्टेटमेंट आता है मोदी जी की तरफ।
और मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। विश्व की औकात नहीं है हमें आग दिखाने की। मार्केट हमारे ऊपर है, 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहां। अगर एक समाज इतना बड़ा वहां पर है जिसकी जड़ें भारत में भी हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आग दिखानी चाहिए। ये किस दिन के लिए पाल कर रख रखे हैं ये राफेल? इनमें क्या है? इन बच्चों से खिलाओगे इन्हें उड़ा के? क्या वो चड्डी घुमा के लाता हूँ आसमान में? ये इसी दिन के लिए है कि बताओ तमीज में रहो, पड़ोस में रहना तमीज में रहो। पहले भी तो ऐसे ही किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को, क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट एनफ, पढ़िए आपने? उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहां से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहां जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो, मैंने बहस बंद कर दी क्योंकि प्रेसिडेंट से क्या जगह से आ रहा था, कम मिल के जाएगी नहीं जाएगी, गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, खुद बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए।